जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीएम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम ARO 2016 का जीएस पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2021 के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। उसे हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया था। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, हम प्रीवियस ईयर के पेपरों के सॉल्यूशन के साथ साथ अप्रोच पे भी ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से पेपर को हल किया जाए, और इन पेपरों से आगामी जो ARO का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारी तैयारी का सही दृष्टिकोण क्या रहे, उसको भी हम प्रत्येक प्रश्न में देखते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में ये कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 224 के अंतर्गत। और आपको ये पता होगा कि नियुक्तियाँ कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में होती है, अनुच्छेद 224 के अंतर्गत होती है और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इसमें आप याद रखें, ये कीवर्ड नहीं, गलत बताना है। ए पंचायतें, बी नगर पालिकाएँ, सी सहकारी समितियां और डी अधिकरण। इसका सही आंसर है डी अधिकरण, अर्थात अधिकरण का भाग 10 नहीं है, ये गलत सुमेलित है। इसका भाग है 4A। भाग 4A में आपको अधिकरण के बारे में प्रावधान दिया गया है। प्रश्न 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं बताया गया है। मौलिक अधिकार और उनके अनुच्छेद बताए गए हैं। ए अस्पृश्यता का अंश अनुच्छेद 17, बी गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 है, सी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसका अनुच्छेद 29 दे रखा है। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों, ये गलत सुमेलित है। अनुच्छेद 23 में नहीं है, ये अनुच्छेद 22 में, ये आपको याद रखना है। तो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है और ये हमने USA के संविधान से लिए। आपको इतना इसमें याद रखना है। तो इससे हमको क्या सीखना है आगामी पेपर्स में, कि आपको अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एटलीस्ट आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको हम DPS भी कहते हैं, इन सभी के आप आर्टिकल अच्छे से याद कर ले। इनमें सवाल बार बार पूछे जाते रहे। प्रश्न 4, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नीला बॉक्स सहायिका, ऑप्शन बी हरा बॉक्स सहायिका, ऑप्शन सी पीला बॉक्स सहायिका और ऑप्शन डी गुलाबी बॉक्स सहायिका। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए नीला बॉक्स सहायिका इसका आंसर है। WTO दोस्तों 5 प्रकार की सब्सिडी का प्रावधान है। आप ये देख लीजिए, ये पूछ लेते हैं कि कहाँ है, कौन कौन सी। एक है ग्रीन बॉक्स, एक है ब्लू, तीसरा है एम्बर, चौथा है डी मिनिमस और 5वीं है रेड सब्सिडी। ये आप याद रखें, ये WTO के अंतर्गत 5 सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 5 देखते हैं। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन की तुलना में कम हुआ है? ए मनरेगा, बी आयुष्मान, सी मध्याह्न भोजन योजना और डी राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना। इसका सही आंसर होगा ए मनरेगा। तो बजट में आप जब भी पढ़ें, आप मुझे ये बताएं कि बजट का अनुच्छेद कौन सा है, उसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें और उसे भारतीय संविधान में किस नाम से उल्लिखित है वो, क्योंकि बजट शब्द भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। तो एक अनुच्छेद है, उसमें ये शब्द दिया गया है। आप दोनों कमेंट बॉक्स में बताएं, ये भी पूछा जा चुका है। तो बजट में आप 2 चीज़ें पढ़ें, एक तो योजनाएं कौन कौन सी आरंभ हुई हैं और उनमें आवंटन कितना किया गया है, ये आप जरूर पढ़ें। इससे सवाल आते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI क्या करता है, ये बताना है। ऑप्शन ए बैंक दर में वृद्धि, बी नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, तीसरा है सामाजिक तरलता अनुपात में वृद्धि, इसको SLR कहते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और चौथा है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, GSEC को बेचना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्हें हम कहते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2,
चौथा स्टेटमेंट गलत है। और आप ये याद रखें कि मुद्रास्फीति अर्थात इसको आम भाषा में हम बोलते हैं महंगाई। महंगाई में क्या रुपए का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वस्तुएं का मूल्य बढ़ जाता है। तो इस आधार पे आपको याद रखना है, चौथा गलत हो जाएगा। क्रय नहीं करना पड़ेगा, ज़रा विक्रय होगा, बेचना पड़ेंगे। क्योंकि आरबीआई जब ये आरबीआई है, ये लोग हैं, अगर आरबीआई लोगों को जीसैक बेचेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूति, तो ये लोग इसको पैसा देंगे, और पैसा देंगे तो जो अधिक पैसा है अर्थव्यवस्था में वो आरबीआई के पास चला जाएगा और महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर खरीदता है तो अगर आरबीआई खरीदेगा तो पुनः लोगों को पैसा देगा, और पुनः लोगों को पैसा देगा तो और पैसे आ जाएंगे, तो इससे तो महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? ए फागुन, बी माघ, सी पौष और डी चैत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चैत्र। आपको पता होगा कि ये कैलेंडर सुधार समिति बनी थी, कैलेंडर सुधार समिति। इसके आप अध्यक्ष का नाम याद रखें, मेघनाथ शाह इसके अध्यक्ष थे, मेघनाथ शाह। और इन्होंने बताया था कि राष्ट्रीय कैलेंडर हमको क्या रखना है, और इसी आधार पर जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, और ये 22 मार्च को इसका प्रथम दिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप निम्न राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी तेलंगाना में। इसका दोस्तों वैसे तो ये सभी जगह मनाई जाती है सरस्वती पूजा के रूप में, लेकिन आयोग ने आंसर इसका केरल माना था, तो अभी के लिए आप केरल ही याद कर लें। चलिए आगे जाते हैं। प्रश्न 9, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही बताना है। कथन 1, इसे आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है। कथन 2, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। कूट नीचे दे रखे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल ऑप्शन 2 सही है। पहला गलत है, इसे आईआईटी रुड़की ने नहीं किया दोस्तों, इसे आईआईटी बॉम्बे ने किया है, तो आप ये याद रखें। और ये जो राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति पोर्टल है, ये डिजिटल इंडिया का अंग है, डिजिटल इंडिया के एक अंग के रूप में इसे आरंभ किया गया था सरकार ने, और आईआईटी बॉम्बे। आप मुझे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न 10 देखते हैं, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी मीजोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फीयर और डी थर्मोस्फीयर। तो आपको ये बताना है लंबवत ऐसे, तो आपको पता होगा इसका सही आंसर सी होगा। 11 देखते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? ए एसिटिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी नाइट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आप सूत्र याद रखें, H2SO4, ये पूछ लिया जाता है। प्रश्न 12, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं। ए नाइट्रोजन वातावरण में, बी हाइड्रोजन वातावरण में, सी ऑक्सीजन वातावरण में और डी आयोडीन वातावरण में। तो बताएं, आप जो चिप्स खाते हैं उसमें जो पैकेट फूला हुआ होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन वातावरण में। और ये नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन कम क्रियाशील होती है, और क्रियाशील कम होने की वजह से ऑक्सीकरण कम होगा, और ऑक्सीकरण कम होता है तो वो पदार्थ ज़्यादा फ्रेश होता है और काफ़ी दिनों तक चलता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन को भरा जाता है। प्रश्न 13, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है पूछा है? ए आश्वन, बी ऊर्ध्वपातन, सी क्रिस्टलीकरण और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन है आश्वन। आपको पता होगा आश्वन द्रवों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आपने अगर पेट्रोलियम का निष्कर्षण देखा हो तो उसकी विधि को क्या कहते हैं? प्रभाजी आश्वन विधि। और बाकी जो ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण, इन दोनों का उपयोग ठोस अशुद्धियों के लिए किया जाता है। तो इस आधार पर इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 14,
सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी बैगनी रंग और ऑप्शन डी नारंगी रंग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लाल रंग, ये सबसे कम विचलित होता है। तो ये आपको पता होगा कि जब भी हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे कम विचलन इसका होता है। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें मुझे। हींग, प्रश्न 15 देखते हैं। हींग प्राप्त की जाती है ऑप्शन ए तने से शराब से, ऑप्शन बी जड़ों के निष्कर्षण से, ऑप्शन सी फलों के निष्कर्षण से और ऑप्शन डी पत्तियों के निष्कर्षण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जड़ों के निष्कर्षण से। हींग, अब याद रखें, अम्बे लिफ्री एक कुल है, उसका पौधा है ये, अम्बे लिफ्री कुल का। ये भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है। प्रश्न 16 देखते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है ए स्तनधारियों में, बी पक्षियों में, सी उभयचरों में और डी मछलियों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उभयचरों में त्रिकोष्ठीय पाया जाता है। स्तनधारियों और पक्षियों में, दोनों में दोस्तों 4 कक्षीय होता है, ये भी आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसको याद रखें। और मछलियों में 2 कक्षीय है। प्रश्न 17 देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम गारदी, ऑप्शन बी हकीम सूर, ऑप्शन सी टार्डी बेग और ऑप्शन डी महमूद लोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हकीम सूर। इब्राहिम गारदी ये मराठा सेनापति थे, इन्होंने मराठाओं का लीड किया था, आप याद रखें। प्रश्न 18। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है बताना है। कथन 1 है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और कथन 2 अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ये आपको पता होगा दोस्तों, ये आसान सवाल है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों वजह से अंग्रेजों की विजय सुनिश्चित हुई थी। और ये कहाँ पे आप मुख्य रूप से देखने को मिलता है? कर्नाटक के युद्धों में। प्रश्न 19। अधिनियम और उनके वर्ष, इसको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, बी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सी भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम और डी समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम। इनके वर्षों के साथ दिए गए हैं, बताएं कौन सा गलत है। तो इसमें ए गलत है, ये राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में आया था दोस्तों। तो आप देख रहे हैं आयोग कितना क्लोज ऑप्शन देता है। तो अगर आपको सही पता है तो ही उसको लगाएं, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग बढ़ा लेंगे अपनी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। इसमें सुमेलित करना है, ये जो विद्रोह दे रखे हैं और ये उनके सन दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रंपा विद्रोह, बी पाबना विद्रोह, सी बंगाल विद्रोह और डी जयंतिया विद्रोह। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी, अर्थात ए का 2। रंपा विद्रोह 1879-80 में हुआ था, पाबना 1873-76 में, बंगाल आपको पता 1859-60 में और जयंतिया विद्रोह 1860-63 में। हम इनके महत्वपूर्ण लीडर्स थे, उनको देख लेते हैं। तो आपको पता होगा नील के कौन थे? दिगंबर और विष्णु विश्वास, ये नील विद्रोह के नेता थे। ये आप याद रखें, ये भी पूछ लिया जाता है पेपरों में। पाबना में एसएन बनर्जी, आनंद बोस और द्वारकानाथ गोस्वामी। रंपा में अल्लूरी, सीताराम राजू, तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको याद कर लें आप। और जयंतिया विद्रोह, जयंतिया पहाड़ी है, इसमें उसके किसानों के द्वारा किया गया था। प्रश्न 21 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए बलबन,
ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का तृतीय पुत्र था दोस्तों, इसको भी आप याद रखें। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था ये मुबारक खिलजी। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? ए रशीद अली, बी शहनवाज, सी पी के सहगल और डी वी सी दत्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी सी दत्त, क्योंकि बी सी दत्त का संबंध दोस्तों नौसेना विद्रोह से है। ये 1946 में हुआ था, इसको आप याद रखें। प्रश्न 23, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ऑप्शन बी, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। ऑप्शन सी, यह एक अहिंसक आंदोलन था और ऑप्शन डी, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया था। ये आयोग का आंसर है दोस्तों, तो हम आयोग के आंसर को ही मानेंगे। प्रश्न 24, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? ए पार्लियामेंट सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपको पता होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। 1935 के बारे में आपको याद रखना है, इससे ही प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, आरबीआई की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, शक्तियों का विभाजन। आप याद रखें, ये महत्वपूर्ण इसके प्रावधान थे। प्रश्न 25, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी अगस्त प्रस्ताव, सी वेबल योजना और डी सीआर फार्मूला। तो देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, वेबल योजना आई थी 1945 और सीआर फार्मूला आया था 1944 में। तो इस आधार पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये संगठन दिए गए हैं और ये व्यक्ति हैं। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरेजियो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। तो इसमें ये बी ऑप्शन गलत है। ये अंबेडकर जी ने स्टार्ट किया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इनके और भी आप नाम याद रख लीजिए, मूक नायक, ये इन्होंने आरंभ किया था। महार सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया। ज्योतिबा फुले की महत्वपूर्ण बुक है गुलामगिरी, ये आप याद रखें, कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। अगला देखते हैं प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और खरपतवार दे रखी है, गेहूं, धान, मटर, बरसी। तो इसका जो बी आंसर है वो गलत है। जो बथुआ है आप लोगों को पता होगा, शायद आप में से किसी ने तो खाया भी होगा। ये बथुआ गेहूं का होता है, ये गेहूं की खरपतवार, बहुत अच्छी सब्जी इसकी बनती है। प्रश्न 28, फसल और मौसम से मिलाना है। काफ़ी आसान सवाल है ये, आपको पता होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी सभी मौसम में उगा सकते हैं। खरबूजा खरीफ, खरबूजा जायद, आपको पता होगा जायद, कपास खरीफ और अलसी रबी, ये आप याद करनी है तीनों चीज़ें। 29, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी ओएनजीसी, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डी एसबीआई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रश्न 30, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 3 कथन दिए, आपको बताना है ये कौन से सही हैं। भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी। कथन 2, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
और कथन 3 है, भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो इसके दोस्तों तीनों आंसर सही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 व 3 सही। प्रश्न 31, अभिकथन और कारण। आपको पता होगा अगर आपने पहले की वीडियो देखी हो तो अभिकथन और कारण को हल करने का मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि आप चूकी लगा के पढ़ें। पहले आप ये देखें कि दोनों कथन सही हैं नहीं है। अगर दोनों कथन सही हैं तो चूक लगा के देखें। अगर कारण अभिकथन को प्रमाणित कर रहा है तो दोनों सही होंगे और सही व्याख्या भी है, और नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी हो जाता है, अर्थात दोनों सत्य तो हैं लेकिन वो सही व्याख्या नहीं करते हैं। तो पहला अभिकथन है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। और कारण है इसका, एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पाद केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो इसके अभिकथन कारण दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। आप देखो लगा के पढ़ें इसको, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। चूँकि या क्योंकि भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो आपको ये आ रहा होगा समझ कि इसको प्रमाणित भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 32, केंद्रीय बजट के अनुमानित आय के स्रोत हैं। तो आय के स्रोत बताना है और ये सूची 1 और सूची 2 में दे रखे। उसका सही आंसर है दोस्तों डी, निगम कर 18%, आयकर 17%, सीमा शुल्क 4% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। इस आधार पर इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 33, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित हैं। ए कृषि, ऑप्शन बी मछली पकड़ना, ऑप्शन सी शिकार करना और ऑप्शन डी खनन। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। तो आपने ये सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब जेनेटिक उद्योग आपको पता होंगे। उसी आधार पर इसका आंसर ए हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को पार करने वाली नदी बताना है 2 बार। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माही। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप मुझे मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न 35, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनगणकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1941। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। तो 1911 से 21 का जो काल था इसको बोलते हैं महान विभाजक काल। प्रश्न 36, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी ब्यास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी झेलम। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा कथन है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और कथन 4 है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। नीचे कोड दिए रखे, इसका आप सही आंसर बताएं। तो इसका डी आंसर है दोस्तों। चारों कथन सही है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पे, सोन आपको पता होगा अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। तुंगभद्रा परियोजना सही है, तुंगभद्रा नदी पे ही है, आपको ये पता है। और मैथन बांध दामोदर नदी की सहायक नदी पे, और ये झारखंड में है दोस्तों मैथन। आप इसको याद रख रहे हैं, ये बांध सुमेलित करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको यहाँ याद कर लें ताकि प्रश्न को आप ठीक कर सकें। प्रश्न 38, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई। ए 2007 में, बी 2008 में, सी 2009 में और डी 2010 में। इसका सही आंसर है 2010 में NGT की स्थापना हुई। आपको पता होगा ये हमारा पर्यावरण न्यायालय भी कहते हैं इसको, ग्रीन। भारत ऐसा न्यायालय बनाने वाला तीसरा देश है। इससे पहले दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसे न्यायालय बना चुके हैं। ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। प्रश्न 39,
निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। कजाकिस्तान कारागांडा, यूक्रेन प्रीबायराग, सी जर्मनी नारमंडी, फ्रांस पिरेनीज। इसका सी गलत है क्योंकि नारमंडी ये जर्मनी में नहीं है, ये फ्रांस में। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली, रोर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस और सेक्सनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोर औद्योगिक प्रदेश। यही केवल सुमेलित है, बाकी सब गलत है। लॉरेन आपको पता होगा, ये फ्रांस में, फ्रांस एल्सेस लॉरेन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ब्रिस्टल आपको पता है, ब्रिस्टल यूके में और सेक्सनी जर्मनी में। ब्रिस्टल में भारत के एक महान सुधारवादी नेता का मृत्यु हुई थी। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रश्न 41, निम्नलिखित देशों में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। ए गैबन, बी बोत्सवाना, सी लाइबेरिया और डी अंगोला। तो जो बोत्सवाना है ये पश्चिमी तट पर नहीं है, ये दक्षिणी अफ्रीका में, इसलिए इसका आंसर बोत्सवाना हो जाएगा। बोत्सवाना आपको याद रखना है कि मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। ये प्रश्न पूछा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए देहरादून में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में और डी नागपुर में। ये आसान सवाल आपको पता होगा, ए देहरादून में। प्रश्न 43, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। ए सुंदरबन, बी चिल्का झील, सी निकोबार आइलैंड और डी कच्छ। तो इसका आंसर सही डी है, कच्छ। कच्छ में भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, इसको आप याद कर लें, ये पूछा जा सकता है। प्रश्न 44, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। ए वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, बी नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, सी नई दिल्ली से मुंबई के मध्य और डी नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। वंदे भारत, इसको पहले ट्रेन 18 बोलते थे, लेकिन इसका नाम बदल के क्या रख दिया, वंदे भारत। प्रश्न 45, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया था उस समय। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पानीपत। प्रश्न 46, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी डिगबोई और ऑप्शन डी तातीपाका। तो उसका सही आंसर है जामनगर। ये आपको पता होगा, ये रिलायंस की है, निजी क्षेत्र की। ये भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है और ये कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात जामनगर। डिगबोई कहाँ है दोस्तों, आसाम में। पारादीप उड़ीसा। और तातीपाका कहाँ है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न 47, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ये आसान सवाल है, आपको पता होगा। गुजरात भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, इसको ये याद रख लें। प्रश्न 48, निम्नलिखित में सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। ए धारवाड़ समूह, बी गोंडवाना समूह, सी विंध्यन समूह और डी तटसी समूह। इसका सही आंसर होगा गोंडवाना समूह। गोंडवाना में भारत में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। धारवाड़ समूह से धात्विक खनिज मिलते हैं दोस्तों, धात्विक खनिज। और विंध्यन से चूना पत्थर और टर्सरी से ये तेल, गैस, ये सब मिलता है। तो गोंडवाना से कोयला मिलता है, आपको याद रखना है। प्रश्न 49, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन कथन 1 है, अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। कथन 2, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय। तो आप देखिए कि करंट अफेयर से कैसे सवाल आ सकते हैं, और ये अगर किसी ने पेपर पढ़ा हो तो आसानी से सॉल्व कर दिया होगा। इसलिए आप न्यूज़पेपर को निरंतर पढ़ते रहें, उसका
कोई विकल्प नहीं है। उससे आप काफ़ी करंट अफेयर्स के सवाल ऐसे सूझबूझ के आधार पर ही ठीक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, दोनों कथन सही हैं इसके। प्रश्न 50, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें नाम और पद दिए गए, ये भी न्यूज़ में थे इसलिए पूछा गया है। तो अगर आप ये पेपर पढ़ रहे हैं तो आप इससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महंत नृत्य गोपाल दास, ये राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। श्री गोविंद देवगिरी, ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। श्री चंपत राय, ये ट्रस्ट के महासचिव हैं। और ये नृपेंद्र मिश्रा, ये मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 51, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया? ए अवेंजर, बी गली बॉय, सी पैरासाइट और डी जोकर। इसका आपको पता होगा, इसका ऑप्शन सी सही है, पैरासाइट। दक्षिण कोरिया की मूवी थी। तो आप ऑस्कर अभी जो दिए गए उनको आप याद कर लें, ये भी पूछे जा सकते हैं। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? ए भुवनेश्वर, बी नई दिल्ली, सी पुणे और डी कोलकाता। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। और उसमें शीर्ष स्थान रहा था दोस्तों पंजाब विश्वविद्यालय का। प्रश्न 53, नीचे दिए गए कथन में एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण से चिन्हित किया गया है। तो अभिकथन है, फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। और कारण इसका दिया गया है, सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। इसका ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, डेमोक्रेट्स की संख्या अधिक नहीं है। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो 53 का ऑप्शन सी, ए सत्य किंतु आर असत्य है, ये आप याद रखें। प्रश्न 54 देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? काफ़ी तथ्यात्मक प्रकृति का सवाल है, अगर आपको आता है तो करें, नहीं तो छोड़ दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 टीमों ने भाग लिया था। प्रश्न 55, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं। ऑप्शन ए है ओ ही ससाकावा, ऑप्शन बी NS धर्मसक्तु, ऑप्शन सी सत्य नडेला और ऑप्शन डी दामोदर गणेश बापट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NS धर्मसक्तु। और इन्हें एक कुष्ठ रोग के लिए दिया गया, आपको पता होगा। तो पुरस्कार आप याद करते जाएं, पूछे जाते हैं सवाल। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से सही विकल्प रीजनिंग का सवाल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 68। प्रश्न 57, सही युग्म का चयन करना है, डायनासोर ड्रैगन। उसका सही आंसर होगा सी, ये दोनों एक ही कुल के हैं। और वैसा विकल्प देखना जो एक ही कुल से संबंधित हो, तो ये हिम बर्फ एक ही जैसे हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? तो ये रीजनिंग का सवाल है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 8 का आप दोगुना कीजिए, 1 माइनस कर दो, तो 8 दूनी 16 माइनस 1 15। फिर 15 का आप दोगुना कीजिए, 2 माइनस कर दीजिए। ऐसे 28 का दोगुना कीजिए, 3 माइनस कर दीजिए। और 53 का आप दोगुना कीजिए और 4 माइनस कर दीजिए, तो आंसर डी हो जाएगा 102। प्रश्न 59 देख लेते हैं, ये बहुत आसान सवाल था। लास्ट वाली संख्या जो चौथे स्थान पे और जो पहले स्थान पे, इन दोनों का डबल है। तो 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, तो इधर क्या आएगा दोस्तों? तो 10 आ जाएगा। 10 दूनी 20, डबल देखना है, तो 59 का सी हो जाएगा। प्रश्न 60 देखते हैं, ये भी रीजनिंग का सवाल है, दिशा का है, आपको आता होगा। इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 10 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन 3 से भिन्न है? 61 में भिन्न संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए 94, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 85 और ऑप्शन डी 13। आपको देख इसको ऐसे करें, 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 आ रहा है, 8 5 को जोड़ेंगे 13 आ रहा है, 6 7 को जोड़ेंगे 13 आ रहा है, लेकिन 1 और 3 को जोड़ के 4 ही आ रहे हैं। तो इस आधार पर डी गलत है, डी भिन्न हो जाएगा, इसलिए 61 का आंसर डी 13 हो जाएगा। 62 इस संबंध का सवाल है, तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न
63 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2019। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2017। किसान समृद्धि आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आप याद रखें, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुख्यमंत्री सीएम इसके स्वयं अध्यक्ष होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग है किसान समृद्धि आयोग। प्रश्न 64, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता का दर सबसे कम है? अब साक्षरता का टॉपिक बहुत अच्छे से कर ले, इससे काफ़ी सवाल आते हैं। प्रश्न 1 बुलंदशहर, प्रश्न बी श्रावस्ती, प्रश्न सी कुशीनगर, प्रश्न डी उन्नाव। तो इसका सही आंसर है श्रावस्ती। श्रावस्ती की साक्षरता दर यूपी में सबसे कम है और इसकी 46.7% की केवल साक्षरता है। प्रश्न 65, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? काफ़ी तथ्यात्मक सवाल है। ए 30%, बी 29%, सी 28% और डी 27%। इसका सही आंसर ऑप्शन है 30%। प्रश्न 66 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी पर नक्काशी और यहाँ शहर दिए मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली। काफ़ी आसान सवाल है, उसका बी आंसर सही है। पीतल का सामान आपको मुरादाबाद में मिलेगा, माचिस बरेली, खेल मेरठ और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो इस आधार पर बी आंसर हो जाएगा 66 का। प्रश्न 67 देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जीके से सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। ऑप्शन ए दारुण अवधि ब्राज, ऑप्शन बी करुणा भक्ति शायरा, ऑप्शन सी ध्रुपद ब्राज करुणा और ऑप्शन डी बिरहा चैती ढोला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिरहा चैती और ढोला। बिरहा जो है दोस्तों ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, आपको दिखेगा। प्रश्न 68, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य पूछ लिए, लोक नृत्य बताएं। ऑप्शन ए बिहू, घूमर, गरबा, ऑप्शन बी चरकुला, कर्मा, पांडव, ऑप्शन सी राउनाच, भांगड़ा, राउफ और ऑप्शन सी ऑप्शन डी है लावणी, कथक और कथकली। अगर आपको ये आता नहीं है तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। जैसे बिहू आपको पता है असम का है, घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है। फिर इधर आप आ जाए, भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। और लावणी, कथक, कथकली आपको पता होगा ये केरल का है। तो केवल एक ऑप्शन बचा, तो वही इसका आंसर भी है 68 बी चरकुला, कर्मा, पांडव। प्रश्न 69 देखते हैं, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी अमेठी। उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाराणसी में व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना हुई थी, आप इसको याद करें। प्रश्न 70, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए ऊंचाहार, बी आमला, सी जमशेदपुर और डी जगदीशपुर। इसका सही आंसर दोस्तों बी आमला। इफ्को वो आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1967 में हुई। इसका पूरा नाम है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि इफ्को के 2 कारखाने उत्तर प्रदेश में हैं। एक है आमला जो इस प्रश्न का उत्तर है और दूसरा है फूलपुर। आप ही याद रख लें, आमला पूछ लिया, हो सकता है अगली बार फूलपुर पूछ लिया जाए। आमला पता होगा आपको कहाँ है, बरेली में, और फूलपुर प्रयागराज में। तो दोस्तों आज हमने 70 सवाल डिस्कस कर लिए। ये 2 पार्ट में हम इसको करेंगे। अगली सीरीज़ में हम 71 से 40 देख लेंगे, 140 तक। तो आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी आ रही है तो आप इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने महत्वपूर्ण सुझावों को दें। आपको SPM के चैनल पे एक और सीरीज़ अभी देखने को मिलेगी। इसमें हम हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों को एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इसमें हम 5 मिनट में 10 मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों पढ़ाएंगे और वो ऐसी लोकोक्तियाँ होंगी जो UPPCS के विभिन्न आयोगों में पूछी जा चुकी हैं। तो आप उस सीरीज़ को भी ध्यान से देखें, उससे आपका जो हिंदी का पेपर है
UPPCS के जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर होता है RO ARO के साथ, वो सभी में उपलब्ध रहेगी और आपकी मदद में के लिए ठीक होगा। और एक हम टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं इस चैनल पे, तो इसलिए अगर आपको वो टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारा ये प्रयास है कि दिसंबर से पहले जब आपका एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे पहले हम GS पेपर 1 और जो पेपर 2 हिंदी, उसकी बहुत अच्छी तैयारी आपको करा दें। हिंदी के हम सभी पेपरों को अच्छे से एनालाइज़ कर चुके। मैं उसकी लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे ध्यान से देख लें। बहुत अच्छा एनालिसिस हमने किया है उसका, तो उससे आपको हिंदी के पेपर में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि अगली वीडियो में हम आपके वैल्यूएबल सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपनी सीरीज को और इफेक्टिव बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।